गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 चल रहा है, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। और इसमें आज पढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग का की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में, इसे आप हमें पढ़ना है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म को, यानी कि जो मार्केट का सिस्टम है उसे, जो फ्री मार्केट सिस्टम, उसे सीमित करने के लिए, देखो फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि उसमें प्राइवेट प्रॉफिट को महत्व दिया जाता है। प्राइवेट इंटरप्रेन्योर के द्वारा प्राइवेट प्रॉफिट, यानी कि अपने प्रॉफिट को महत्व दिया जाता है। उसमें पूरे देश की जनता को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग करना जरूरी था, जिससे कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसका स्वरूप कम हो सके, उसका विस्तार ज्यादा ना हो, वो छोटा हो सके। तो लिमिटेशंस, यानी कि उसको सीमित किया जा सके, इसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। और इसको एक बार और देखिए, पढ़ लीजिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी बेस्ड ऑन मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉफिट्स। फ्री मार्केट इकोनॉमी किस पर बेस होती है कि प्राइवेट प्रॉफिट ज्यादा कमाने पर, बट डिसरिगार्ड ऑफ सोशल बेनिफिट्स। लेकिन सोशल बेनिफिट को ध्यान में नहीं रखती है, उनका रिगार्ड नहीं करती है, समाज कल्याण को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसलिए प्लानिंग इज मस्ट टू अवॉइड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। इसलिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, जिससे कि वो जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो जो विपरीत प्रभाव हैं, एडवर्स इफेक्ट, उनको अवॉइड किया जा सके। दूसरा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय का मतलब यहाँ पर यह है कि समाज में कोई ऊंच नीच ना हो, सबका फायदा हो सके, वही गवर्नमेंट के लिए सामाजिक न्याय होता है। अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी की कंडीशन होगी, या ये कह लें कि जो गवर्नमेंट किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगी इकोनॉमी में, तो क्या होगा कि गरीब और ज्यादा गरीब हो जाएगा, अमीर और ज्यादा अमीर हो जाएगा, इस तरह से। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। ग्रोथ इन जीडीपी कुड नॉट बी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ है, वो उस कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट नहीं कर सकती। यानी कि जीडीपी का ग्रोथ तो हो सकता है, वो किसी, जैसे प्रोडक्शन आप दूसरी टेक्निक से भी कर सकते हैं, मशीनों के द्वारा भी कर सकते हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पर भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन ज्यादा करने से जीडीपी बढ़ सकती है कंट्री की, बट वहां का अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं हो सकता, पॉवर्टी दूर नहीं हो सकती। गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो उसकी गरीबी दूर नहीं होगी। तो उस चीज को दूर करने के लिए देयरफॉर डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाज नीडेड टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस। इसलिए उस सोशल जस्टिस को बनाए रखने के लिए, स्थापना के लिए उस सोशल जस्टिस की, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी माना गया, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम में। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी माना गया, तो इसीलिए इसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहा गया। तीसरा, इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों जरूरी समझा गया? यूज ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल इंटरेस्ट। जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के, उनका यूज देश की भलाई के लिए हो, नेशनल इंटरेस्ट, देश के भले के लिए हो, देश के फायदे के लिए हो, उनके लिए। यानी कि किसी पर्सनल, कुछ अमीर लोगों के लिए ना हो, जबकि सब पूरे देश के लोगों के लिए हो।
ये सोच करके इकोनॉमिक प्लानिंग की गई इंडिया में। द इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा जो भी इकोनॉमिक या ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा अच्छे से यूज हो सकते हैं देश की भलाई के लिए, ये सोचते हुए इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा और बहुत सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी किसी भी कंट्री की जो आधार होता है, तो उसे मजबूत करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। लास्ट पॉइंट है रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी कि क्षेत्रीय विषमता। क्षेत्रीय विषमता का मतलब है कि हमारी कंट्री में कुछ इलाके बहुत गरीब हैं, कुछ स्टेट्स गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ इलाका बहुत ज्यादा जहां बेरोजगारी है, कुछ इलाके में बेरोजगारी कम है। तो यहाँ ये विषमता, ये जो डिस्पैरिटीज हैं, ये खत्म हो जाए। ये केवल मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई, जो मार्केट फोर्स पर डिमांड एंड सप्लाई, जैसे मार्केट फोर्स होती है, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर जो भी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर्म टू प्रोड्यूस के डिसीजंस लिए जाते हैं, वो यहां नहीं चल सकते। अगर इस तरह से चला जाए तो केवल जहां अमीर इलाका है या जो स्टेट्स रिच स्टेट्स हैं वहीं प्रोग्रेस होगी। जो गरीब क्षेत्र हैं वहां पर प्रोग्रेस नहीं होगी। तो वहां पर भी प्रोग्रेस हो, वहां पर भी उन लोगों का भी उत्थान हो, उन लोगों का भी वो भी ऊपर उठे। तो इसलिए ये इकोनॉमिक प्लानिंग जरूरी समझी गई। उनके लिए बैकवर्ड रीजन्स के लिए प्रोग्राम चलाए गए, वहां पर रोजगार दिया गया, जिससे कि ये सभी में समानता आ सके, समानता के स्तर पर सभी लोगों को लाया जा सके। इतना नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। इससे आगे अब है कॉमन गोल्स या लॉन्ग पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं 5 ईयर प्लान्स के। शॉर्ट पीरियड गोल्स तो उन्हें कहा जाता है जो प्लान टू प्लान होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे कि हमारी इकोनॉमी में 12 5 ईयर प्लान्स पूरे हो चुके हैं और 13 जैसे चल रहा है। और ये तो जो 12 5 ईयर प्लान्स में जो प्लान टू प्लान जो गोल्स थे उन्हें शॉर्ट टर्म गोल्स यानी शॉर्ट पीरियड गोल्स कहा जाता है। उसे हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स, जो कॉमन गोल्स होते हैं। कॉमन गोल्स कहा जाता है जो सभी प्लान, जितने भी प्लान्स हैं उनमें सब में कॉमन है, सबके लिए है, तो उन्हें कॉमन गोल्स कहा जाता है। वो कॉमन गोल्स 5 हैं। तो इस कॉमन गोल्स को देखते हैं जो सभी के लिए जरूरी था। जितने भी प्लानिंग, जो भी प्लानिंग आगे को की जाए, सब में जरूरी था। वो क्या है? एक तो था कि इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ। ये सभी में कॉमन था कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए कंट्री की। इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी शुड बी रेगुलर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है इकोनॉमी की तरफ, वो हमेशा बना रहना चाहिए, लॉन्ग पीरियड तक बना रहना चाहिए। और ये हमारा फर्स्ट गोल था, जो कॉमन गोल था, कि हमारी इकोनॉमी के में जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होते रहना चाहिए। सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वो व्यक्ति जो एबल हो, योग्य हो, एंड विलिंग टू वर्क, और जो काम करने की इच्छा रखता हो, एट द मार्केट वेज रेट, जो प्रचलित मजदूरी, एग्जिस्टिंग वेज रेट कह सकते हैं आप, जो वेज रेट चल रहा है, आर इंगेज इन द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसे रोजगार मिल रहा हो, उसके गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में वो इंगेज हो,
तो उस कंडीशन को कहा जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वो होती है जिसमें ऐसे हर व्यक्ति को काम मिल जाए जो काम करने योग्य हो और काम करने की इच्छा रखता हो और उस टाइम की मार्केट वेज रेट पर और उसे काम मिल जाए, ऐसी कंडीशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये एम रखा गया, यानी कि ये गोल रखा गया, ये लॉन्ग पीरियड गोल या कॉमन गोल रखा गया कि ऐसे सभी लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए जो काम की इच्छा रखते हैं और काम करने योग्य हैं। तो ऐसा करने के लिए एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, ये गोल रखा गया। थर्ड है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब सामाजिक न्याय। जो भी हमारी इकोनॉमी में है वो सामाजिक न्याय की स्थिति बनी रहे। अभी इससे पहले भी बड़ा सोशल जस्टिस क्या होता है, तो सामाजिक न्याय की स्थिति कैसे बनी रहेगी उसके देखिए दो तरह के इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है। एक को बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दूसरा होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये दोनों में अंतर क्या है, तो होना क्या चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल टू एवरीबॉडी। यानी कि जब इकोनॉमी की जो भी इनकम है उसको वहां की पूरी पॉपुलेशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, जो भी वर्किंग पीपल हैं उनमें अगर उसको इक्वल रूप से बांट दिया जाए तो उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल समझ लीजिए कि सपोज एक डॉक्टर है और एक लेबर है, मजदूर है। मजदूर को भी 500 रुपये मिले और एक डॉक्टर को भी 500 रुपये मिले या एक प्रोफेसर को भी 500 रुपीज मिले, क्या ये वैसे तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये लॉजिकल है, क्या ये ठीक है? नहीं, क्योंकि ऐसे तो कोई डॉक्टर फिर डॉक्टर ही नहीं बनेगा, वो काम ही नहीं करेगा। क्यों करेगा वो, क्यों इतना खर्चा करेगा, क्यों इतनी पढ़ाई करेगा? क्योंकि जब उसे 500 रुपये मिलने हो तो उसे एक लेबर को भी उतने मिलते, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार, जो वर्कर है उसकी योग्यता के अनुसार उसे इनकम होनी चाहिए। सपोज कोई डॉक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग उसे इनकम होनी चाहिए, कोई लेबर है तो उसके अकॉर्डिंग उसे होनी चाहिए, प्रोफेसर है तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो भी जिसके। तो ये इक्विटेबल, इसी से सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। समाज एक बैलेंस में, समाज में एक बैलेंस बना रहता है। तो ये गोल रखा गया कि सोशल जस्टिस हो सके। तो ये था थर्ड गोल, कॉमन गोल। फोर्थ कॉमन गोल क्या था, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब आधुनिकीकरण। तो ये भी एक कॉमन गोल सभी प्लान्स में रखा गया कि मॉडर्नाइजेशन होते रहना चाहिए। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एज वेल एज चेंज इन द सोशल आउटलुक। जैसे जैसे सोशल आउटलुक बदलता जाए, समाज की जो डिमांड्स बदलती जाए, पैटर्न बदलता जाए, उसके अकॉर्डिंग उनकी टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। इट हेल्प, अब इससे क्या हेल्प होगी, इससे होगी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। इंप्रूव इन क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होगी, लोगों को जैसी नीड है वैसी चीजें मिलेंगी, और सेविंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बचत होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी नई टेक्नोलॉजी लगा के। तो ये भी कॉमन गोल रखा गया कि ये नहीं है कि जो आज चल रही है वो 50 साल बाद भी वही टेक्नोलॉजी यूज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे समाज में चेंज आए, जो भी उनकी डिमांड में, उनके आउटलुक में चेंज आए, उनके रहन सहन में चेंज आए, उसी के अकॉर्डिंग हमारी टेक्नोलॉजी भी जो प्रोडक्शन की है वो भी बदलनी चाहिए। और लास्ट फिफ्थ जो कॉमन गोल था सभी प्लान्स के लिए, वो क्या था, सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमें आत्मनिर्भर होना। अब हमें आत्मनिर्भर होने के लिए डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग द इंपोर्टेड रिसोर्सेज। हमें जो प्रोडक्शन करना है वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज से करना है,
इंपोर्टेड रिसोर्सेज से नहीं करना है। ये कॉमनली ये कब तक मानी गई है? 1991 तक, जब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे इंडिया में नहीं आई थी। और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तब से काफी चीजें चेंज हुई। तो तब तक की हम जैसे हम पढ़ते हैं तो वहां ये था कि सेल्फ रिलायंस, यानी कि हम डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उन्हीं का यूज करें, जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो सकें। अपने देश की जो भी रिसोर्सेज हैं विदेशों से ना मंगाए, रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए वो अपने देश के ही यूज करें, जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकें। हम इंपोर्टेड यानी विदेशों से मंगाए हुए रिसोर्सेज पर भरोसा ना करें, यानी उनको यूज में ना लाएं। ये हमारा लास्ट कॉमन गोल रखा गया कि हमें इस तरह से हमें क्या करना है, प्लानिंग, हमें ग्रोथ करना है अपनी कंट्री का, इस तरह से हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है। ये प्लानिंग कमीशन ने यानी नीति आयोग ने ये सारे गोल्स रखे लॉन्ग पीरियड के लिए। तो इतना आप समझ लें, इनके नोट्स बना लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करें।